बताएंगे जनहित में, यानी हम हैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद आपके साथ। जो केसेस रिपोर्टिंग होते हैं उस केसेस का जब तक उसका सुपरविजन नहीं होगा, यानी पर्यवेक्षण नहीं होगा, तब तक केस डिस्पोजल नहीं हो सकता है, जिसकी सारी जवाबदेही हमने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि केस दो प्रकार के होते हैं, नॉन एसआर केस, एसआर केस। नॉन एसआर केस का जिम्मेवारी इंस्पेक्टर करते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर करते हैं, और एसआर केस का जिम्मेवारी एसडीपीओ करते हैं, यानी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर या टाउन में टाउन डीएसपी करते हैं। आज का वीडियो में हम बताएंगे कि एसडीपीओ या डीएसपी टाउन, हम उसको डीएसपी कहकर आपको समझाते हैं, तो डीएसपी की कितनी बड़ी होती है भूमिका जिले में। अगर डीएसपी अगर लापरवाह, ढीला, सुस्त, काम के प्रति अगर चुस्ती दिखाएंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। अन्यथा पूरे समीकरण में समीक्षा करके हम समझाएंगे कि डीएसपी पर सारी होती है कंधों पे जिम्मेवारी, और किस तरह से डीएसपी साहब केसों का पर्यवेक्षण करेंगे, कैसे उस केस में प्रगति प्रतिवेदन देंगे या अंतिम प्रगति प्रतिवेदन, फाइनल पीआर बोलते हैं, देंगे। हम आपको समझाते हैं, बारी बारी से शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो से बताएंगे कि डीएसपी की भूमिका कैसी होनी चाहिए। अगर इस भूमिका में अगर डीएसपी साहब काम करते हैं तो समझा जाएगा डीएसपी साहब एक योग्य, जानकार, और उन्होंने अपना ईमानदारी के साथ ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ही उनको एफआईआर की कॉपी उनको मिलती है, जो एसडीपीओ को या टाउन डीएसपी को, यानी डीएसपी साहब को, उनका दायित्व तो बनता है कि इमीडिएट एफआईआर रिसीव के कम से कम 48 घंटे के भीतर वे घटना स्थल पर सीधे थाने के आईओ को मैसेज करते हुए, वायरलेस की सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधाएं हैं, और वहां आईओ के साथ घटना स्थल पर जाकर के वहां जाकर केस को गवाहों और इन्फॉर्मेंट के साथ मिलकर एक अच्छे बॉडी लैंग्वेज का परिचय दे करके, अपनी योग्यता का परिचय दे करके केस का सुपरवाइज करेंगे, और वहीं डिसाइड कर देंगे ये केस ट्रू है या केस फॉल्स है, या केस में किन धाराओं में केस सत्य प्रतीत होता है। एक शॉर्ट ब्रीफ एक रिपोर्ट करके आईओ को स्पॉट पर देंगे। लेकिन आजकल के जो देखा जा रहा है जिलों में कि एसडीपीओ साहब को जो मिलता है सुपरवाइज करने के लिए, वे 48 घंटा क्या एक एक सप्ताह के बाद पीओ पर जाते हैं, और नहीं भी जाते हैं तो आईओ से कांटेक्ट करके अनुसंधान करता उस वहाँ का घटना स्थल एक डायरी में नोट करके लाते हैं, और वहीं इन्फॉर्मेंट गवाहों को अपने ऑफिस में बुला करके एक पूछने का जो सिस्टम जो चला हुआ है, इस सिस्टम का लोक हितैषी विरोध करता है। जब तक एसडीपीओ साहब यानी डीएसपी साहब घटनास्थल पर नहीं जाएंगे, इन्फॉर्मेंट का घटनास्थल का पूरा ब्यौरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से लेकर परिस्थिति के अनुसार घटना का होना कारण, जब तक डेप्थ में नहीं जाएंगे तब तक वो कैसे डिसाइड कर देंगे कि ट्रू है या फॉल्स है ये। यानी कि इसके बाद हर डीएसपी साहब को कम से कम उनको आईपीसी का सेक्शन बिल्कुल कंठस्थ उनको याद उनको रखना होगा, या किताबें उनको कार्यालय में रखनी होगी, उनको अध्ययन करना होगा। नंबर 1, सीआरपीसी का जो प्रोविज़न है, जो अधिकृत जो उनके दायरे में आता है अनुसंधान में, जो बहुत डिटेल में लिखा रहता है, उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तीसरा कि कैसी एक्ट हैं, एक्टों का ज्ञान होना, यानी कि बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स लॉ पर उनकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और साथ साथ घटनास्थल पर कितने देर तक समय देते हैं, ये अगर इस तरह खूबसूरती के साथ आईओ के साथ टीम बना करके घटनास्थल पर ही अगर डिसाइड कर देते हैं और डायरेक्शन देते हैं, तो आईओ अपना अनुसंधान की कड़ी को आगे बढ़ाता है, काम करने लगता है। प्रायः शिकायतें मिलती है
कि जब तक डीएसपी साहब जानते हैं वापस ऑफिस में उनका सुप्रीम नोट निकलता है 8 दिन बाद, तब तक आईओ को एक बहाना मिल जाता है जिले में, कहता है कि जब तक डीएसपी साहब सुप्रीम नोट नहीं देंगे हम कैसे किसी की गिरफ्तारी करेंगे। ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया है। हम चाहेंगे कि इस वीडियो पर हमारे सीनियर पुलिस अधिकारी भी सुने। ये स्पेशली फॉर पुलिस वालों के लिए वीडियो है कि कम से कम डीएसपी को उस दिन एक शॉर्ट नोट करके मौखिक या उनको 2 लाइन का एक मैसेज उनको देना होगा आईओ के, आप इस बिंदु पर दिशा एवं दशा पर आप तय करें। नेक्स्ट टू भी है कि जब सुप्रीम नोट जब देते हैं उसके बाद जैसे ही एस नोट मिलता है आईओ का भी दोनों का तालमेल यानी घटनास्थल पर पर्यवेक्षण करता है और अनुसंधान करता है। दोनों रहेंगे यूनिफॉर्म में रहेंगे घटनास्थल पर, दोनों की सिमिलरिटी सेम लाइन ट्रैक ऑफ द लॉ इन्वेस्टिगेशन रहता है। उसके बाद आईओ को डायरेक्शन मिलेगा, आईओ अपना काम करेंगे। उसके बाद कई धाराएं हैं जैसे 307 लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत आईपीसी में सेक्शन जो कन्फ्यूजन होता है, जो थानाध्यक्ष फर्स्ट जो एफआईआर पर जो धारा बिठाते हैं, कई थानाध्यक्ष जो सेक्शन बिठाते समय सही योग्यता का परिचय न दे करके उलूल जुलूल जो सेक्शन प्रोवाइड भी नहीं होता है वो सेक्शन लगा करके एफआईआर का शो खराब कर देते हैं, जिसका इसका भुगतना पड़ता है एसडीपीओ साहब को, पर्यवेक्षण स्पॉट पर या इंस्पेक्टर को, यानी दोनों को। हम साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि थानाध्यक्ष जो एफआईआर के अनुसार इंग्रेडिएंट्स के अनुसार जो आवे तो उनको उसी सेक्शन में केस करना चाहिए। सेक्शन का बढ़ोतरी या घटना वो सीधा पीओ पर ही आपको झलकता है और एसडीपी साहब उसको डिसाइड करते हैं। उसके बाद अनुसंधान करता है, समय पर केस डायरी दे, समय पर एक्शन को परिचय कराए डायरी के साथ। तो उसमें डीएसपी साहब जो होते हैं सुप्रीम नोट के बाद पीआर निकालते हैं, ये पीआर में प्रोग्रेस रिपोर्ट निकालते हैं। फिर जैसे एस नोट देते हैं डीएसपी साहब, उस पर एसपी साहब का एक उसका संशोधित या उसमें सहमत होते हुए अपना रिपोर्ट निकालते हैं, उसको बोलते हैं रिपोर्ट 2। जैसे रिपोर्ट 2 निकलेगा अनुसंधान करते गतिशीलता आएगी, यानी कि हम अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किसी केस के डिस्पोजल में त्वरित गति से कि पेंडिंग न हो, सबकी भूमिका है, थानाध्यक्ष की भी भूमिका है, अनुसंधानकर्ता की भूमिका है, सर्कल इंस्पेक्टर की भूमिका है और इसके साथ डीएसपी की भूमिका है। यानी टीम वर्क अगर एसडीपीओ साहब डीएसपी साहब करें, क्योंकि एसपी के बाद वही अनुमंडल में आपको हेड होते हैं, एडिशनल एसपी के रैंक में लोग आते हैं। मान के चलिए जब तक टीम नहीं होगी तब तक ऐसा कोई डिस्पोजल होने की संभावना नहीं है। दूसरी बात है कि हर डीएसपी साहब को एक आदत बनानी होगी, सुबह उठना होगा, प्रतिदिन उनको अपने कार्यालय में जहां उनका कार्यालय होता है उनको 2 घंटा डेली कम से कम उनको बैठना होगा। आवास पर आदत नहीं लगाना है। प्रायः शिकायतें आ रही कि डीएसपी साहब लोग अपने आवास पर बैठ के ही डीलिंग करते हैं, बात करते हैं, फाइल लेके रीडर बाउल ले जाते हैं। इस प्रोसेस का हम विरोध करते हैं। जब कार्यालय एक सुविधा दी है, सरकार ने सुविधा दी है, कार्यालय में अगर आप डीएसपी साहब 2 घंटा बैठेंगे उसमें कई तरह का प्रॉब्लम सॉल्व पब्लिक में आके मिल सकते हैं, केसों का डिस्कशन भी हो सकता है। यानी कि चलते चलते अंत में यही बताते हैं कि पुलिस का जो केसेस का जो फिगर किस तरह से निकाला जाता है, जिसको क्राइम मीटिंग में तैयारी की करके लोग ले आते हैं। यानी कि जो इस माह में, इस महीने में कितना केस रिपोर्टिंग हुआ वो 1 नंबर उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग केस। उसके बाद उसके पहले वाले महीने में आपको कितना रिपोर्टिंग हुआ उसको बोलते हैं प्रीवियस रिपोर्टिंग। और फिर उसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग बोलते हैं पिछले साल इस महीने के रूपांतर पीछे वाले में जो रिपोर्टिंग होता है, तीनों को एक वेरिएशन करके एक रिपोर्ट जो तैयार होता है उसे को बोलते हैं आपका रिपोर्टिंग। डिस्पोजल करने का तरीका, कम से कम एक डीएसपी साहब को उनके अनुमंडल में रिपोर्टिंग केस से कम 1.5 गुना ज़्यादा अगर वो सुपरविजन नोट दे देते हैं और इसके साथ साथ रिपोर्टिंग के बराबर कम से कम ये फाइनल पीआर दे देते हैं,
या कम से कम 75% हर केस का PR दे देते हैं, तो इंस्पेक्टर लेवल के टीम वर्क होगी तो एक अच्छा खासा केस का डिस्पोजल होगा। हमने अपने वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। हम चाहेंगे कि बड़ी अधिकारी अगर इस वीडियो को सुनते हो, इस वीडियो के माध्यम से प्रचारित प्रसार पुलिस में कराया जाए। यानी कि सबसे बड़ी भूमिका है DSP साहब थोड़ा सा ओमिशन चूक करते हैं तो ये विभाग धाराशायी और इतना नीचे चला जाएगा कि उठना मुश्किल होगा। यानी कि सारी जवाबदेही हम केसों के आपको पर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं DSP को। अगर DSP साहब योग्य हैं और टीम वर्क में सहयोगी हैं और इंस्पेक्टर टीम वर्क बनाने में कैपेसिटी है, लॉ की जानकारी है, PO पर जा करके ऑफिशियल काम करने को हो, सीनियर ऑफिसर के आदेश पालन करने वाले हों, साथ साथ विधि व्यवस्था में लोगों के साथ, पब्लिक के साथ अगर अच्छा अगर व्यवहार बॉडी लैंग्वेज लेते हैं, यही खूबसूरती, यही योग्यता होती है DSP साहब को। अब आप समझ गए होंगे। फिर वीडियो में मिलेंगे आपको। जय हिंद।